सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में मैंने आपको अटेंशन के बारे में अटेंशन का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें अवधान किसे कहते हैं, इसकी नेचर, इसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, यानी कि अधिगम। ठीक है, सीखना जिसको कहते हैं। ये हम मतलब कि डिफरेंट इसमें वेरियस टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक वाइज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको लर्निंग किसे कहते हैं, यानी सीखने से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी वेरियस डेफिनेशंस वो मैं आपको कराऊंगी। एंड देन टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसके विभिन्न विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे सीखना या लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ओके गर्ल्स, वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज लर्निंग, यानी कि सीखना या अधिगम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है, लर्निंग यानी कि अधिगम जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चा जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये प्रोसेस जो है, जीवन पर्यंत ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में, बाहरी संसार में आता है, उसका ये लर्निंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, हो जाता है, और जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती ये प्रोसेस जो है उसका चलता रहता है। तो काफी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज लर्निंग या सीखने से ही विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस हैं हमारे पर्सनालिटी में आते हैं, हमारे व्यक्तित्व में आते हैं, और हमारे व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर ही हम अपने समाज के साथ और लोगों के साथ समायोजित कर सकते हैं, अंतक्रिया कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हमें करनी होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं, ये लर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपने किस प्रकार की लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा है। ठीक है, तो कुछ एक मूल प्रवृत्तियां या बेसिक इंस्टिंक्ट्स लेकर तो हम पैदा होते ही हैं, जो कि जेनेटिक होती हैं, जेनेटिक जो प्रवृत्ति लेकर हम पैदा होते हैं। परंतु ये तब तक ये मूल प्रवृत्तियां या ये जो जीन्स जो है, ये तब तक इफेक्टिव नहीं रहेंगे जब तक कि हम लर्निंग की सहायता से इनको और ज्यादा असरदार या और ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ही व्यापक होती है। विभिन्न एस्पेक्ट्स के आधार पर, विभिन्न पक्षों के आधार पर हमारी ये लर्निंग की प्रक्रिया जो चलती है, जिसको जानना, जिसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग क्या है लर्निंग का, या किस तरीके से इसको हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स के आधार पर लर्निंग को डिफाइन किया है, लर्निंग को एक्सप्लेन किया है। व्यवहारवादी जो होते हैं या बिहेवियरिस्ट ने क्या कहा है कि लर्निंग जो है हमारे वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वातावरण में कौन आ जाता है, आपके जो आसपास जो लोग मौजूद हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, किस तरीके से वातावरण हमें अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, ये व्यवहारवादियों का मत है। गेस्टॉल्टवादी जो है, पूर्णतावादी जिनको कहते हैं, इनका अपना अलग व्यू पॉइंट होता है, यानी संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके या संपूर्ण विश्व को ऑब्जर्व करके और फिर उससे कोई ना कोई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनको जो बिलोंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं, अलग अलग तरीके से हमें लर्निंग को डिफाइन किया है हमारे आगे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ, इनमें से जो भी आपको सही लगे, 2 या 3 डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिए, और ये आप अपने आंसर शीट्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे वुडवर्थ है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंगली व्हाट इज लर्निंग, नए ज्ञान और नई अनुक्रिया को ग्रहण करने का एक
प्रोसेस होता है। वेरी सिंपल। कोई भी नया अनुभव है, कोई भी नया ज्ञान है, या कोई भी नई अनुक्रिया या एक्टिविटी के बारे में जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जेपी गिलफर्ड है, इनकी भी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही वेल नोन डेफिनेशन है अबाउट लर्निंग गिलफर्ड की, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है। यानी कि व्यवहार के द्वारा का मतलब क्या होता है कि जब हम वातावरण के साथ, अन्य लोगों के साथ क्रिया करते हैं, अंतक्रिया करते हैं, तो वो व्यवहार होता है, उसके द्वारा अपने परमानेंट व्यवहार में परिवर्तन लाना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। पावलोव, ये क्लासिकल कंडीशनिंग की इन्होंने थ्योरी पेश करी थी, तो ये भी बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। पावलोव की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन्होंने भी यही कहा है कि आदतों का निर्माण वो किस किस तरीके से होता है, अनुक्रिया करके, यानी दूसरे लोगों को देखकर, उनको ऑब्जर्व करके, उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट करके, ठीक है, अवलोकन के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा अपनी आदतों में परिवर्तन लाना, इसको हम अधिगम कहते हैं। तो ये हमारी पावलोव की डेफिनेशन थी। इसी प्रकार से स्किनर, ठीक है, स्किनर आए, ये भी बिहेवियरिस्ट हैं। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्यवहार के अर्जन में या व्यवहार की लर्निंग में प्रगति की जब हम प्रक्रिया को लर्न करते हैं, उसको हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये डिफरेंट वेज में हमें लर्निंग या अधिगम की डेफिनेशंस हमारे सामने पेश करी हैं। तो इन परिभाषाओं को देखकर क्या चीज सामने आती है, कुछ जो तथ्य स्पष्ट हुए हैं इन परिभाषाओं के आधार पर, वो ये, एक तो ये है कि अधिगम के से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हम नई अनुक्रियाओं को सीखते हैं, नई अनुक्रियाओं को का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। इसके अलावा अधिगम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यवहार का एक संगठन होता है, इंटीग्रेशन होता है, एंड नवीन प्रक्रिया की पुष्टि होती है। यानी कि अधिगम से क्या होता है, नए प्रोसेसेस या नई चीजों को हम सीखते हैं, अपने अंदर सम्मिलित करते हैं, पुराने प्रक्रियाओं के साथ साथ नवीन प्रक्रियाओं की पुष्टि होना। तो ये कुछ एक तथ्य जो है वो हमारे सामने आए हैं। ठीक है। तो अधिगम या लर्निंग का जो प्रक्रिया है या जो संज्ञा है, ये काफी पुरानी है। मनोविज्ञान में इसका स्टडी जो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन मत क्या कहता था अधिगम के बारे में, बहुत ही व्यापक ढंग से, विस्तृत ढंग से प्राचीन मत में अधिगम को एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों को प्रभावित करने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सारी लर्निंग या अधिगम में शामिल होती हैं। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, जो कुछ भी परिवर्तन उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में आते हैं, जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको हम सीखना कहते हैं। यानी सीखना क्या हो गया, ज्ञान और अनुभव दोनों को अपने अंदर सम्मिलित करना या दोनों को अपने अंदर समेटना। ठीक है। तो प्राचीन काल में इस प्रकार से लर्निंग को या अधिगम को दर्शाया गया था। परंतु मॉडर्न टाइम्स में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, लर्निंग क्या है, एक प्रकार से स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या होता है, ये सब आप लोग जानते हो। पिछले सेमेस्टर में मैंने काफी आपको एक्सप्लेन किया था। स्टिमुलस क्या होता है, एक उद्दीपक होता है, यानी कि वातावरण में मौजूद जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उनको हम स्टिमुलस कहते हैं। उनके प्रति रिस्पॉन्स करना, उनके प्रति अनुक्रिया करना या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करना, इसको हम अधिगम कहते हैं। तो ये मॉडर्न व्यू पॉइंट हो गया। तो प्राचीन व्यू पॉइंट क्या कहता था, मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या कहता था, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इन दोनों के संदर्भ में जो भी तथ्य सामने आए हैं, क्या क्या आए हैं, यानी अधिगम क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है। यानी बच्चे में अधिगम कितना हुआ है, कितना उसने लर्न किया है, किसी भी एक विषय को
वो उसके व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन है वो दो दिशाओं में हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, यानी धनात्मक और निषेधात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। और इसी प्रकार से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं अधिगम के आधार पर, वो काफी हद तक स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने स्पष्ट तौर पर व्यक्तिगत तौर पर महसूस करके अपने व्यवहार में ये परिवर्तन लाए हैं, तो वो काफी हद तक स्थायी होते हैं, काफी हद तक परमानेंट होते हैं। और ये अभ्यास के द्वारा भी अधिगम, जो भी व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, ये प्रैक्टिस या अभ्यास से आते हैं। और एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया या मेंटल प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अधिगम को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या उसके बारे में हम मतलब अपनी डेफिनेशन या उसका मीनिंग हम लिख सकते हैं। यानी कि अधिगम किसे कहते हैं, या अधिगम का अभिप्राय क्या है। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, ठीक है, या सीखना, अधिगम, कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो उसमें आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आ सकता है कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, या इसके टाइप्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार क्या है लर्निंग के, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं जल्दी जल्दी ये बता देती हूँ। विभिन्न जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जब मैंने आपको मीनिंग या अभिप्राय बताया है, तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या हैं विशेषताएं। सबसे पहले कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, इस बाहरी दुनिया में कदम रखता है, उसका लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, बिकॉज ही स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल इन हिज एनवायरमेंट। ठीक है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में ही कीप्स ऑन लर्निंग। सेकेंडली, लर्निंग क्या है, एक बिहेवियर में चेंज। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन आने को ही हम लर्निंग कहते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि एक बच्चे के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट इज अप टू द एल्डर्स, जो बच्चे के जो परिजन होते हैं, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे टीचर्स हों, इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है बच्चे का, जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, तो वो परिवर्तन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सार्वभौमिक। कोई भी एक जाति, कास्ट, एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड नहीं होता लर्निंग, कि सिर्फ हरियाणा के बच्चे ही लर्न करते हैं, पंजाब के नहीं करेंगे, या इंडिया के ही लर्न कर सकते हैं, अमेरिका के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो लर्निंग जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, और सब बच्चों को एक समान, इट डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज, अवसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितना लर्न करेगा, पर लर्निंग का अवसर हर बच्चे को मिलता है। लर्निंग से ही समायोजन या एडजस्टमेंट पॉसिबल होती है। बच्चा कैसे अपने समाज के साथ समायोजित करेगा, माँ के पेट से वो ये सब चीज सीख कर नहीं आता। जैसे ही बच्चा इस समाज में कदम रखता है, पैदा होता है, विभिन्न अन्य लोग जो है उसके सामाजिक वातावरण में उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ उसको एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। और वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक बच्चा जो है वो अधिगम या लर्निंग प्रक्रिया नहीं करता। ठीक है, और जितना अच्छी तरीके से वो अपने समाज के साथ व्यवहार करना या इंटरैक्ट करना सीखेगा, उतने ही बेहतर तरीके से वो एडजस्ट भी कर पाएगा। ठीक है, और अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्निंग जो है हमेशा एक पर्पस या एक गोल या लक्ष्य निर्धारित होता है। जो भी हम लर्न करते हैं वो किसी पर्पस के लिए करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है हमारे सीखने के पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अनदर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या जो जिस भी प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीजें हमारी लर्निंग की प्रोसेस को काफी हद तक अफेक्ट करती हैं। टीचिंग लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव जो होता है,
शिक्षण का जो ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, वो भी लर्निंग के द्वारा ही प्रेरित होता है, लर्निंग से ही आता है। ठीक है, लर्निंग जो है हमारी सोशल नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चाहे वो आपकी धार्मिक नीड्स हैं, सामाजिक नीड्स हैं, किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक नीड्स हैं, वो सारी की सारी नीड्स या आवश्यकताएं जो हैं लर्निंग से ही पूरी होती हैं। एक आपकी ऑल राउंड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए लर्निंग का प्रोसेस या अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से हमारी लाइफ में चलता है लर्निंग जो है। और आपके ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, जितने भी आपके विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पक्ष हैं आपके व्यक्तित्व के, ये सारी चीजें जो है या लर्निंग जो है इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्रिएटिव रहोगे लाइफ में, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे लाइफ में, उतना ज्यादा बेहतर आपकी लर्निंग का प्रोसेस होता है। आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को, यानी कि जो आपकी बुद्धि है, ठीक है, बौद्धिकता को भी लर्निंग प्रोसेस ही बढ़ाता है या उसको और ज्यादा डेवलप करता है। एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप होता है लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी स्टिमुलस आपके सामने आता है, उसको किस प्रकार से आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड करोगे। करेक्ट वे में रिस्पॉन्ड करना मीन्स आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से हो रही है। कि अगर एक माँ आती है, आपको दिखाई दे रही है घर के अंदर एक बच्चा बैठा है, एकदम से माँ कमरे में आती है, बच्चा उसको देखकर हंसने लगता है, बच्चा उसको देखकर बाहें फैला लेता है, उसकी गोदी में आने को होता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। स्टिमुलस से रिस्पॉन्स, स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, मदर है, उसका रिस्पॉन्स दिया है बच्चे ने, बिकॉज मदर से उसको प्रेम प्राप्त हो रहा है, केयर प्राप्त हो रही है, सपोर्ट है, न्यूट्रिशन है, जो कुछ भी बच्चे की नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो मदर पूरी कर रही है। तो ऑब्वियसली मदर को देखकर बच्चा जो है इस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा। तो दिस शोज कि उसका लर्निंग जो है काफी पॉजिटिव वे में चल रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग दैट चाइल्ड टू एडजस्ट टू हिज एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं जो अधिगम या लर्निंग के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग या अधिगम के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ये जो प्रकार होते हैं, एक तो आ गया जो लर्न करने वाले की विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो लर्नर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर जो होता है, ठीक है, 2 प्रकार के लर्नर्स होते हैं, आगे मतलब करेंगे। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग आ जाता है टाइप ऑफ लर्नर, है ना, लर्नर किस प्रकार का है। दूसरा आ जाता है आपके कौन से शारीरिक अंग इन्वॉल्व है लर्निंग में, उसके अकॉर्डिंगली भी एक लर्निंग के प्रकार होते हैं। और तीसरा आ जाता है आपके ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड टाइप्स। ठीक है, तो पहला है टाइप ऑफ लर्नर में 2 प्रकार के लर्नर होते हैं, एक तो एनिमल और एक ह्यूमंस। ठीक है, इस संसार में 2 ही प्रकार के प्राणी हैं, एक एनिमल पक्ष में आते हैं और दूसरे ह्यूमन पक्ष में आते हैं। जानवरों में किस प्रकार की लर्निंग देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता है उसका, सिंपल। ठीक है, व्यवहार में, बिकॉज जानवर जो है बोल नहीं सकते, उनका जो बौद्धिक पक्ष जो है वीक होता है, तो उनके सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन आने को हम लर्निंग कह सकते हैं। ह्यूमन लर्निंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग देखी जा सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जो कि डिफरेंट एज लेवल्स पर अलग अलग प्रकार से, जैसे बच्चा बॉर्न होता है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है इन्फेंसी स्टेज में, चाइल्डहुड स्टेज में, एडोलेसेंट स्टेज में, डिफरेंट एज लेवल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रक्रियाएं हम लोग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लर्नर, ये प्रकार हो गए। दूसरा प्रकार जो है शरीर के अंग के अनुसार, यानी कि कौन सा अंग हम यूज कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें आपके एक तो मोटर लर्निंग आ जाती है। मोटर लर्निंग यानी कि जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों को यूज करके आप लर्निंग करते हो, मस्कुलर एक्टिविटीज जिनको कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपकी सेंसरी मोटर लर्निंग्स आ जाती है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होती है। डिफरेंट जो आपके ज्ञानेंद्रियां हैं,
ठीक है, उनके द्वारा जो आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो और उसके द्वारा जो आप अधिगम करते हो उसको हम सेंसरी मोटर लर्निंग कहते हैं। और दूसरी आ जाती है आपकी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग, यानी प्रत्यक्षात्मक जो मोटर लर्निंग होती है। ये जो है ज्यादा जटिल क्रियाओं को जब हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि कोई नृत्य करना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, तो ये थोड़ी और जटिल क्रियाएं हो जाती हैं। सेंसरी मोटर लर्निंग में क्या आता है, सिंपल सा है कि एक बच्चा स्कूल गया, उसको हम खेल के मैदान में लेकर जाते हैं, तो बच्चा जो है सिंपल खेल खेल रहा है और बच्चों को देख देख कर। परंतु यही बच्चा जो है और स्किल्ड वे में प्ले कर रहा है, यानी रस्सी कूद रहा है या कोई भी कोई भी वहाँ पे प्लेग्राउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, तो किसी के ऊपर चढ़ गया, कहीं से उसने कूद लगा दी, तो इस प्रकार की जो जटिल क्रियाएं जो वो लर्न करता है वो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोटर लर्निंग होती है। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है आइडिएशनल लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग यानी कि जो आप अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स को यूज करके लर्न करते हो चीजें, और दूसरा है आपका आइडिएशनल यानी कि विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम क्या होता है, जो आपका मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें आप जो भी आप के जो विचारों को सम्मिलित करते हैं, कोई भी आप चीज को देखते हैं उसके बारे में सोचना और उसको अपने पूर्व ज्ञान के साथ सम्मिलित करना, जोड़ना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, ये सारा आपका आइडिएशनल या विचारात्मक लर्निंग होता है। इसमें भी विभिन्न प्रकार की लर्निंग आ जाती है, जैसे परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग होता है किसी चीज को देखकर और फिर उसको लर्न करना, यानी कि कोई एक सपोज एक एप्पल रखा है, एक ठोस पदार्थ रखा है और मदर है वो कहेगी उसके ऊपर पॉइंट आउट करके कि ये एप्पल है। ठीक है, तो बच्चा जो है उस एप्पल को अपने माइंड में, उसकी इमेज को अपने माइंड में धारित कर लेता है और सोचता है कि ये एप्पल है। अगली बार जब भी वो उसकी कोई इमेज देखेगा या एक्चुअल में वो एप्पल को देखता है, तो तुरंत अपने माइंड से उस इमेज को ढूंढ कर निकालता है कि ये तो एप्पल है। ठीक है, इसको हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग आती है, संप्रत्यात्मक अधिगम जिसको कहते हैं। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, बिना किसी ठोस चीज को देखकर या बिना किसी ठोस पदार्थ को देखकर, सिर्फ अपने विचारों के आधार पर, ठीक है, किसी चीज को इमेजिन करना। ठीक है, ये आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग है। फिर आपकी एक एसोसिएटिव लर्निंग होती है। एसोसिएटिव लर्निंग होती है कि आपने डिफरेंट एक क्रिया बनानी, एक तरह से जोड़ना, किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ना। एक पानी का ग्लास रखा है, मदर जो है इसको देखकर बच्चे को कहेगी ये पानी है, इसको पीते हैं, इससे आपकी प्यास बुझेगी। तो इस तरीके से इसको एसोसिएट किया है वो पानी का ग्लास जो है। तो जैसे ही बच्चा कोई पानी का ग्लास देखेगा या उसको जब भी प्यास लगती है, एक थर्स्टी फीलिंग आती है, बच्चा पानी का ग्लास मांगेगा या उसको देखकर पॉइंट आउट करेगा कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, अपने मन में उसको एकदम से वो पानी का भरा हुआ ग्लास जो है उसके माइंड में आ जाएगा और वो उसकी ही मतलब कि उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, या मदर से किसी तरीके से बच्चा बताता है कि मुझको ये पानी का ग्लास चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। इमेजिनेटिव लर्निंग भी होती है, छोटे बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। कल्पना अधिगम जिसको कहते हैं, जिसमें कि हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ जोड़कर एक नई नवीन चीज का मतलब कि निर्धारण या नवीन चीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम इमेजिनेटिव लर्निंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके विभिन्न अंगों के आधार पर, यानी आपके मोटर अंग हो गए, आपके फिजिकल जो पार्ट्स हैं और आपके जो मेंटल पार्ट्स हैं, उनको यूज करके हम इस प्रकार की लर्निंग करते हैं। और थर्ड टाइप की लर्निंग आ जाती है आपके बिहेवियर के आधार पर। ह्यूमन बिहेवियर के बेसिकली 3 पक्ष होते हैं। एक है आपका कॉग्निटिव, दूसरा है भावात्मक या अफेक्टिव, और तीसरा होता है कोग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, ज्ञान, सोचना या किसी भी चीज के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना, कॉग्निटिव पक्ष हो गया।
अफेक्टिव पक्ष हो जाता है किसी चीज को फील करके उसके बारे में लर्न करना। मदर ने एक बच्चे को गोद में उठाया है, बच्चा जो है माँ के प्यार को फील कर रहा है, ठीक है, अफेक्टिव पक्ष हो जाता है। और तीसरा होता है आपका कोनेटिव यानी लर्निंग बाय स्किल्स, अपने कौशल का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने हैंड स्किल्स, लर्न स्किल्स, इस प्रकार के कौशलों का इस्तेमाल करके बहुत कुछ लर्न करना, पढ़ना, लिखना, कोई भी खेल कूद सीखना, कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, तो इस प्रकार के स्किल्स को लर्न करना, करके करना, ठीक है, इसको हम कोनेटिव कहते हैं, लर्निंग बाय स्किल्स। तो इस तरीके से ये आपके विभिन्न प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी किस प्रकार से अधिगम पॉसिबल होता है, कौन सी ऐसी क्रियाओं को करने से हम लर्निंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रोसेसेस या विभिन्न प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जैसे कि आपकी अभिप्रेरणा, जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड होगे कोई भी नई चीज को लर्न करने के लिए, उतनी इजीली आप उसको लर्न कर सकते हो। उद्देश्य या गोल, कोई भी चीज को लर्न करने के लिए आपके माइंड में एक गोल होता है। विद्यार्थी कोई विषय क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम में पास होने के लिए, करियर के लिए। उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जितनी ऑब्स्टेकल्स या बाधाएं आपके लर्निंग के प्रोसेस में आती हैं, उतना ज्यादा आप लर्न करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हो, ऑब्स्टेकल्स को दूर करना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्सेज को करना कि कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स है, उसको हम चयन करके अपने गोल तक, अपने जो भी आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंच सकते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी पूर्ण बलन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, प्रशंसा, कोई भी उपहार देना या कोई पनिशमेंट करना, इसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसके द्वारा भी लर्निंग का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो उसको अपने अंदर एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लर्न करा है जस्ट एग्जाम पर्पस के लिए, जैसे एग्जाम खत्म हुआ हमने उस चीज को भुला दिया, तो वो आपकी पर्सनालिटी में चेंज नहीं लाएगा, ठीक है, वो आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोसेस होता है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस करना है, अपनी पर्सनालिटी में या अपने व्यवहार में चेंज लाने के लिए लर्न करना है, तो उसके अपने अंदर एकीकृत करना या इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपके विभिन्न प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा लर्निंग पॉसिबल होती है। एंड अब आ जाता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन से ऐसे कारक हैं जो आपकी लर्निंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो तीन मेजर प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। एक आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ठीक है, व्यक्तिगत जिनको कहते हैं। दूसरे हैं कार्य से रिलेटेड, जो कार्य आप कर रहे हो उसके अपने कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा है आपका मेथड, किस तरीके से आप लर्न कर रहे हो। तो ये चीजें आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? सबसे पहला है परिपक्वता या मैच्योरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? एज रिलेटेड लर्निंग, एज के अकॉर्डिंगली अगर आप लर्न करवाओगे बच्चे को तो वो जल्दी सीखेगा, ठीक है। अब आप एक 6 महीने के बच्चे को कहो कि अल्फाबेट्स लर्न कर लो या गिनती लर्न कर लो, ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो वो एज अप्रोप्रिएट होता है कि 3 साल का, 4 साल का बच्चा हो गया, आप उसको अल्फाबेट्स या उसको काउंटिंग सिखानी शुरू करते हो। तो मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा आप बच्चे को मोटिवेट करोगे उतना बेहतर और उतना इजीली बच्चा जो है कोई भी नई चीज को लर्न कर सकता है। अटेंशन और रुचि, ठीक है, जितना ज्यादा बच्चा ध्यान देगा किसी भी मटेरियल के ऊपर, जितना ज्यादा उसकी रुचि होगी उस चीज में, इंटरेस्ट होगा। अगर वो बच्चे को रुचिकर नहीं लग रहा वो विषय, तो बच्चा जितना मर्जी कोशिश कर दे उस चीज को वो लर्न नहीं कर सकता। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी स्मृति या मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। आप लर्न तो करते जाओगे, मेमोरी आपकी पावर इतनी नहीं है, तो आप वो लर्न करी हुई चीज रिटेन नहीं कर पाओगे। तो इन स्टडीज में देखा गया है कि जितनी ज्यादा हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, उतना इजीली हम किसी भी
विषय को लर्न कर सकते हैं। देन तत्परता या रेडीनेस कितना है हमारे को कोई भी विषय को या किसी भी मटेरियल को लर्न करने के लिए, हम कितने तत्पर हैं, कितनी हमारी क्षमता है उस चीज को लर्न करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। जबरदस्ती आप कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को लर्न नहीं करवा सकते हो, वो भी इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपकी लर्निंग अफेक्टेड होगी। देन जो हमारे फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं, दोष होते हैं, वो भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। कोई बच्चा अगर देख सुन नहीं सकता या किसी भी अंग में उसके दोष है तो वो और बच्चों के कंपैरिजन में पिछड़ जाता है। फटीग, थकावट हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो हमेशा फ्रेश होना चाहिए अगर हमने कोई भी चीज को लर्न करना है। जितना मेंटली हम स्ट्रांग होंगे उतना हम बेटर किसी भी मटेरियल को, किसी भी विषय को बेटर लर्न कर सकेंगे। फूड एंड ड्रग्स, भोजन और एवं औषधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशियस भोजन अगर हम करेंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो हमारी लर्निंग पावर जो है उतनी ज्यादा बेटर हो जाती है। और जितना ज्यादा हम नशीले पदार्थों का उपयोग करेंगे, कैफीन का उपयोग करेंगे, उतना हमारी लर्निंग अफेक्ट होती है। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत कारक हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फिर आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कार्य संबंधित होते हैं, जिनके ऊपर आपकी लर्निंग डिपेंडेंट होती है। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं? कठिनाई का स्तर, जो कार्य आपने लर्न करना है वो कितना कठिन है या कितना आसान है। जितना कठिन होगा उतना डिफिकल्ट होता है, उतना समय लगता है आपको उसको लर्न करने में, और जितना आसान कार्य होगा उतना इजीली आप उसको लर्न कर लोगे। देन समानता, कार्य की समानता, यानी कि जितना ज्यादा एक कार्य जो है दूसरे कार्य से सिमिलर होगा उतना इजीली आप दूसरे कार्य को लर्न कर सकते हो, उतना आप अपने अंदर रिटेन कर सकते हो। मीनिंगफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थपूर्ण जो वाक्य होते हैं वो बहुत जल्दी लर्न होते हैं अर्थहीन के कंपैरिजन में। जितना ज्यादा प्लेजेंट टास्क होगा, रुचिकर टास्क होगा, उतना इजीली आप उसको लर्न कर पाओगे। लेंथ ऑफ द टास्क, यानी जितना लंबा या बड़ा आपका टास्क है उतना ज्यादा समय आपको लगता है उसको लर्न करने के लिए। छोटा कोई कार्य यानी छोटी पोयम है, जल्दी आप लर्न कर लोगे। लंबी या बड़ी पोयम है, उसमें आपको समय लगता है। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ फैक्टर्स जो कार्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। और थर्ड फैक्टर आ जाता है आपका मेथड, कौन सी विधि का आप इस्तेमाल कर रहे हो। विभिन्न विधियां मनोवैज्ञानिकों ने सुझाई है जिनके द्वारा हम लर्निंग प्रोसेस को इजी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले प्रैक्टिस। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा इजीली आप किसी चीज को लर्न कर सकते हो और अपने अंदर उसको रिटेन कर सकते हो। देन लर्निंग बाय डूइंग, करना। ठीक है। अगर कोई भी चीज आपने कोई पाठ याद करा है और उसको लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करते हो, उतना ज्यादा इजीली आप उसको लर्न कर सकते हो और उसको अपने अंदर रिटेन कर सकते हो। सूझबूझ द्वारा सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इंस्टेड ऑफ जस्ट मतलब कि रोट लर्निंग करने की बजाय, ठीक है, उसको समझना। सूझबूझ का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, उसका बोध करना और फिर उसको लर्न करना। तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके अंदर रिटेन्ड रहेगा, आप उसको इजीली अपने व्यवहार का एक हिस्सा बना सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मेथड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग मेथड्स। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार का है, आपके टास्क किस प्रकार का है, बच्चे की इंडिविजुअल फैक्टर्स या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मेथड्स के आधार पर लर्न करवा सकते हैं। बार बार दोहराना किसी चीज को, एक चीज आपने लर्न कर ली, उसको जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतनी इजीली या जल्दी आप उसको लर्न कर सकते हो। समय समय पर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, क्लास टेस्ट हम लेते हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों से बनवाते हैं, तो वो इसीलिए ताकि जो भी आपने पाठ याद करा है वो आपके अंदर रिटेन रहे, लर्न रहे। होल और पार्ट मेथड के कंपैरिजन में देखा गया है कि अगर हम होल चीज को, संपूर्ण चीज को एक साथ लर्न करते हैं, उसको उसको सूझबूझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो बेटर हमारे अंदर रिटेन हो पाती है। ठीक है, समय समय पर गाइडेंस लेते रहना अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से, अपने पेरेंट्स से। कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको उसके बारे में सलाह मशवरा करो, गाइडेंस लो। एक प्रकार की समय सारिणी या टाइम टेबल बनाकर लर्निंग करना। ठीक है, आप स्कूल्स में, आप लोग स्कूल से निकल कर आए हो तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि किस प्रकार का टाइम टेबल बनता है। 2 या 3 कठिन विषय के सब्जेक्ट होते हैं, विषय के पीरियड होने के बाद आपको एक गेम्स का पीरियड मिलता है, लाइब्रेरी का मिलता है या रिसेस का मिलता है, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो सके। ठीक है, एक साथ अगर आप बहुत कुछ बच्चे के माइंड में डालने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी बच्चा रिटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टाइम जो है आपको उचित समय देना चाहिए बच्चे को लर्न करने के लिए। हर बच्चे का अपना अलग अलग मोटिवेशन लेवल होता है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड हमें उसको उचित समय देना चाहिए, उचित सामग्री को लर्न करने के लिए। और जितना ज्यादा बच्चे के पास नॉलेज होगी रिजल्ट की, यानी हमने टेस्ट तो ले लिया पर बच्चे को उसके मार्क्स नहीं बताए या क्या गलतियां करी है बच्चे ने उसके बारे में नहीं बताया, तो वो कोई टेस्ट जो है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्स देते हो, आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में या किसी में आपके 40% है, किसी में 80% है, तो आपके हाई मार्क्स होंगे, आपको हायर मोटिवेशन मिलेगा उस सब्जेक्ट को करने के लिए। लो मार्क्स होंगे तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि नहीं, अगली बार मैंने पास जरूर होना है। तो जितना आपके पास रिजल्ट्स की नॉलेज होगी उतना आपके अंदर और इच्छा उत्पन्न होती है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, उतनी बेटर आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है। ठीक है बच्चों, तो दिस एंड्स विद योर दिस टॉपिक। इसमें मैंने आपको वेरियस टॉपिक्स कराए हैं, यानी कि लर्निंग किसे कहते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम या सीखना किसे कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, और उसके बाद आपके विशेषताएं क्या हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है, प्रोसेस या लर्निंग की प्रक्रिया क्या है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है इन सब के बारे में भी आ सकता है या इनमें से किसी एक टॉपिक का भी आ सकता है। लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपने लर्निंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे देनी है, डेफिनेशंस देनी है, और फिर ये विभिन्न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हो बीच में, और कुछ फैक्टर्स जो ये मैंने अभी आपको बताए हैं ये आप इनको डिस्कस कर सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गर्ल्स। थैंक यू सो मच।